हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एचबीसीआई के इस परिवार में। आई होप आप सभी बढ़िया, एकदम मस्त और जबरदस्त होंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10 का चैप्टर रसायन विज्ञान का रासायनिक अपघटन एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। उम्मीद है कल का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा पढ़ के। आज हम लोग उसके आगे बढ़ने वाले हैं, रासायनिक अपक्रियाएं एवं समीकरण। हमें हमेशा पढ़ते समय क्या होना चाहिए? एकदम एकाग्र हो जाना चाहिए, एकदम कॉन्सेंट्रेट हो जाए, पूरा मन ध्यान पढ़ाई पे। आपको जीवन में हर जगह ये चीज काम देगी, कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेट रहिए, शांत रहिए और सदैव हंसते हुए रहिए, खुश रहिए। यही हम अपनी फैमिली की तरफ से कहना चाहेंगे, एसबीसीआई परिवार की तरफ से। चलिए ठीक है। तो कल हम लोगों ने कुछ चीजें पढ़ ली थी, जैसे कि रासायनिक क्रिया क्या होती है। रासायनिक अपक्रिया के बाद हम लोगों ने पढ़ा था वो अभिकारक क्या होते हैं। फिर हम लोगों ने पढ़ लिया था उत्पाद क्या होते हैं, और ये रासायनिक समीकरण क्या होते हैं। ये छोटी छोटी बेसिक बेसिक बातें, छोटी छोटी परिभाषाएं जो काफी महत्वपूर्ण है पूरे चैप्टर को समझने के लिए, ये सारी हम लोगों ने पढ़ ली थी। आज या फिर कल, कल की बात करें तो कल हमने पढ़ा था कि रासायनिक अपक्रिया का एक उदाहरण लिए थे कि मैग्नीशियम का तार अगर है, उसे वायु की उपस्थिति में अगर ऊष्मा दी जाए तो पाउडर बना देता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देता है। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं ये रासायनिक अपक्रिया का। कल मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, खाना खाते हैं, खाना जाता है पेट में, जाकर के उसका पाचन होता है, रासायनिक अपक्रिया। दही कैसे बनता है? दही हमेशा दही थोड़ी ना होता है, दही से पहले वो दूध होता है, दूध से जाकर के दही का बनना, रासायनिक अपक्रिया। आप हम जो खाना खाते हैं हम लोग, वो खाना वैसा थोड़ी ना रहता है, उसे बनाया जाता है। तो खाना पकाना रासायनिक अपक्रिया है। घरों में देखते होंगे, अगर हम लोग लोहे की छड़ को नमी के कारण उसमें जंग लग जाती है, तो लोहे में जंग लग जाना क्या है? रासायनिक अपक्रिया। ऐसे तमाम सारे, बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं हमारे आसपास हैं, सारे के सारे रासायनिक अपक्रिया के एग्जाम्पल है। लेकिन अगर कोई ये कहे, आपसे कोई ये पूछे रासायनिक अपक्रिया के अभिलक्षण क्या है, रासायनिक अपक्रिया के अभिलक्षण क्या है, रासायनिक अपक्रिया के अभिलक्षण क्या है, या फिर रासायनिक अपक्रिया के गुण क्या है। अभिलक्षण या गुण, अभिलक्षण या गुण। कि रासायनिक अपक्रिया के क्या अभिलक्षण है, कैसे जानोगे कि वो एक रासायनिक अपक्रिया है, या फिर रासायनिक अपक्रिया में ऐसा क्या है जो होता ही है, उसके गुण क्या है, ये पढ़ेंगे हम लोग। ये पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे। अगर पेपर में आता है तो कैसे लिखना है हम लोगों को समझना है, सारी बातें समझेंगे। चलिए क्या करते हैं कि हम लोग कुछ फिर से अपक्रिया लेते हैं, कुछ रासायनिक अपक्रिया। अपक्रियाएं जब आए तो आप लोग परेशान ना हो, अपक्रियाओं के बारे में आगे बहुत ज्यादा चर्चा होने वाली है। चलो अपक्रिया कैसे लिखी जाती है, कैसे बैलेंस की जाती है, कहीं भी मत घबराइए। हम लोग क्या करते हैं कि एक अपक्रिया लेते हैं जिसमें क्या होता है कि जिंक को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अपक्रिया कराते हैं। हम लोग क्या करते हैं, जिंक को जिंक को लेते हैं और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अपक्रिया कराते हैं। हमने जिंक ले ली और जिंक की अपक्रिया करा देते हैं तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, H2SO4 के साथ। ये है आपका तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, ये है आपका जिंक, ये आपका जिंक, और ये आपका तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, ये आपका तनु सल्फ्यूरिक अम्ल।
तनु शब्द आया है तो कुछ शब्दों का पोस्टमार्टम हम इधर करते रहेंगे ताकि आपको कभी दिक्कत ना हो। तनु, तनु का मतलब जहां पर तनु आ जाए, जैसे तनु विलियन, ये विलियन ही होता है, तनु विलियन। और एक आप सुनेंगे कभी सार्ध विलियन, तनु विलियन, और एक आप कभी सुनेंगे सार्ध विलियन। क्या होता है तनु विलियन? ऐसा विलियन, ऐसा विलियन जिसमें जल की मात्रा ज्यादा हो जाए, जिसमें जल की मात्रा, जिसमें जल की मात्रा ज्यादा हो, जल ज्यादा मात्रा में पाया जाए और सब कुछ कम, जल ज्यादा मात्रा, बतख। वह विलियन सेम अपोजिट, जिसमें जल की मात्रा कम, जिसमें जल की मात्रा कम, सांद्र विलयन का होगा। तो यहाँ पे हमें जो सल्फ्यूरिक अम्ल लेना है वो कैसा लेना है? तनु लेना है। तो कभी तनु से घबराना नहीं, कभी सांद्र से भी मत घबराना। तनु क्या है? जल की मात्रा उसमें ज्यादा है, सांद्र क्या है? जल की मात्रा उसमें कम है। ठीक है दोस्तों, हमने क्या कर लिया? जिंक ले लिया, और जिंक में हमने क्या कर लिया? तनु सल्फ्यूरिक अम्ल ले लिया। अब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल ले लिए, इसकी जब अभिक्रिया होती है, इसकी जब अभिक्रिया होती है तो क्या होता है? जेडेन जो है, जो जेडेन है, जो जिंक है, वो चला जाता है SO4 के साथ, SO4 के साथ। तो ये बना देगा जाकर के जेडेन, ZnSO4, ये बनाएगा जाकर के ZnSO4। और आपका बचा क्या? H2। H2 क्या होती है? H2 एक प्रकार की गैस है, हाइड्रोजन गैस है वो। और गैस क्या होती है? उड़ जाती है। गैस क्या होती है? गैस उड़ जाती है। गैस क्या हो जाती है? उड़ जाती है। तो ये उड़ते हुए दिखा दी कि गैस उड़ गई। क्या है? H2 क्या है? H2 एक गैस है, H2 एक गैस है। ये आपका तनु सल्फ्यूरिक अम्ल था, ये आपका जिंक था, क्या बन गया? एक गैस प्राप्त हो गई। इस अभिक्रिया में, इस कंप्लीट अभिक्रिया में, इस कंप्लीट अभिक्रिया में हम देख रहे हैं, इस कंप्लीट अभिक्रिया में हमने क्या देखा? हमको गैस प्राप्त हुई। ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात रही, ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। यहाँ पर गैस का निर्माण हुआ है, यहाँ पर गैस का निर्माण हुआ है, यहाँ पर गैस का निर्माण हुआ है। ठीक है, ये अभिक्रिया नंबर 1 है, इसे अभी आप दिमाग में रखिए। हम चलते हैं दूसरी पर, दूसरी अभिक्रिया पर। एक हमारे पास है कि हम अगर बेरियम क्लोराइड ले लिए, बेरियम क्लोराइड ले लिए, BaSL2, उसकी भी अभिक्रिया अगर हमने तनु H2, सॉरी जी, तनु H2SO4 मतलब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से कराते हैं, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से कराते हैं। ये बेरियम क्लोराइड है, ये बेरियम क्लोराइड है, बेरियम क्लोराइड है, बेरियम क्लोराइड। और ये आपका तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। इनकी जब हम अभिक्रिया कराते हैं, जब इनकी अभिक्रिया कराते हैं तो होता क्या है? होता क्या है? BA जो है, BA जो है, ये जो BA है, ये BA जो है, ये चला जाता है SO4 के साथ, जाकर के बना देता है BaSO4, जाकर के बना देता है BaSO4, ये बना देता है जाकर के BaSO4। क्या बचा हमारा? यहाँ पे H2 बचा, यहाँ पे Cl2 बचा, ये बनाएगा जाकर के 2HCl, यहाँ पे 2HCl बनता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ध्यान देने वाली बात इस अभिक्रिया में क्या है? इस अभिक्रिया में ध्यान देने वाली बात है BaSO4 जो है, BaSO4 जो है एक प्रकार का अवक्षेप है, एक अवक्षेप है, अवक्षेप।
अवक्षेप क्या होता है यहाँ पे समझिए। अवक्षेप क्या होता है? ये एक ठोस उत्पाद होता है जो हमें प्राप्त होता है, लेकिन किस रूप में प्राप्त होता है? उत्पाद का मतलब जो हमें प्राप्त हो अभिक्रिया के बाद, लेकिन किस रूप में प्राप्त होता है? ये प्राप्त होता है हमें ठोस के रूप में, और ठोस के रूप में प्राप्त होता है तो नीचे बैठ जाता है, विलयन से अलग हो जाता है। ठोस उत्पाद है जो विलयन से अलग हो जाता है, जो विलयन से अलग होकर नीचे बैठ जाते हैं, विलयन से अलग हो जाता है, जो विलयन से अलग हो जाता है, जो विलयन से अलग हो जाता है। विलयन से अलग हो जाएगा, ये ठोस रूप में नीचे जाकर के बैठ जाएगा। तो गैस ऊपर उठ जाती है, तो एरो का निशान ऊपर दिखा दिए, और ये जो है क्या होगा, नीचे बैठ जाएगा, तो एरो का निशान हम नीचे दिखा दे रहे हैं, ये नीचे बैठ जाएगा, BSO4 नीचे बैठ जाएगा, BSO4 नीचे बैठ जाएगा। तो ये हमारी होगी दूसरी अभिक्रिया, जो हो गई हम लोगों की अभिक्रिया नंबर 2। यहाँ से हम लोगों ने क्या सीखा? यहाँ से हम लोगों को एक नई चीज मिली है, यहाँ से हम लोगों को एक नई चीज मिली है कि अभिक्रिया के दौरान, अभिक्रिया के दौरान कुछ बना है, अभिक्रिया के दौरान कुछ बना है, और क्या बना है? अवक्षेप, अवक्षेप बना है, अवक्षेप बना है। ठीक है क्लास, आगे हम एक तीसरी अभिक्रिया की और भी बात करेंगे। हम आगे जो है तीसरी अभिक्रिया की बात करेंगे कि हमने क्या किया, साइट्रिक अम्ल ले लिया, हमने साइट्रिक अम्ल ले लिया, साइट्रिक अम्ल ले लिया, और साइट्रिक अम्ल को हम कर क्या रहे हैं, पोटेशियम पर मैग्नेट के साथ, पोटेशियम पर मैग्नेट का विलयन है, उसी विलयन में हम लोग साइट्रिक अम्ल को डाल दे रहे हैं। पोटेशियम पर मैग्नेट का, पोटेशियम पर मैग्नेट का, पोटेशियम पर मैग्नेट का हमारे पास विलयन है, उसी विलयन में इसको डाल दे रहे हैं। तो होता क्या है, पोटेशियम पर मैग्नेट जो होता है वो बैंगनी रंग का होता है, पोटेशियम पर मैग्नेट जो होता है वो बैंगनी रंग का होता है। जैसे ही अभिक्रिया करता है तो यहाँ पे, जैसे ही अभिक्रिया करता है यहाँ पे जो बैंगनी रंग होता है, जो बैंगनी रंग होता है, जो बैंगनी रंग होता है वो गायब हो जाता है, वो नहीं दिखता, बैंगनी रंग खत्म, बैंगनी रंग गायब हो गया, लुक। फिर क्या होता है, रंगहीन हो जाता है, रंग ही उड़ जाता है, और ये रंगहीन हो जाता है, ये रंगहीन हो जाता है, रंगहीन हो जाता है, बैंगनी रंग उड़ जाता है, पूरी का पूरा, पूरा का पूरा जो हमारे पास विलयन होता है वो रंगहीन हो जाता है, कोई रंग ही नहीं बचता उसमें। ये हमारी तीसरी अभिक्रिया है, ये तीसरी अभिक्रिया है आज। और इसमें हमने क्या सीखा, इसमें हमने क्या सीखा, हमने क्या सीखा, कोई बैंगनी रंग का था, लेकिन अब क्या बचा है, रंगहीन बचा है, रंगहीन बचा है। तो हमने देखा कि रंग में परिवर्तन होता है, हमने क्या देखा यहाँ पे हमने देखा रंग में परिवर्तन, हमने देखा यहाँ पे रंग में परिवर्तन, यहाँ पे हमने रंग में परिवर्तन होते हुए देखा। चले नेक्स्ट, हमारे पास एक और अभिक्रिया है, उस अभिक्रिया में क्या करेंगे, चूना लेंगे, बुझा हुआ चूना, आबुझा चूना पहले लेते हैं, आबुझा चूना, एक होता है आबुझा चूना और एक होता है बुझा हुआ चूना, एक होता है आबुझा चूना और एक होता है बुझा हुआ चूना। हम पहले लेंगे आबुझा चूना, कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं, पहले हम आबुझा चूना लेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये आबुझा चूना है, यहाँ पे इसमें आबुझा चूना है, मतलब कि हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, इसको आबुझा चूना बोलते हैं। हमने क्या किया इसमें, हमने क्या किया इसमें, हम आए और इस आबुझे चूने के अंदर हमने जल डाल दिया, H2O, मतलब कि जल,
हमने इसमें जल डाल दिया, इसमें जैसे ही जल डाल दिए, इसमें जैसे ही जल डाल दिए, इसमें कुछ परिवर्तन नजर आने लगा, इसमें कुछ परिवर्तन नजर आने लगा। जैसे हमने इसमें क्या डाला, जैसे हमने इसमें जल डाला, जल डालते ही इसमें कुछ परिवर्तन नजर आने लगा। परिवर्तन क्या हुआ, परिवर्तन क्या हुआ, ये जो आबुझा चूना था वो बुझा चूना बन गया। कैल्शियम ऑक्साइड जो था कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड बन चुका है, कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड बन जाता है, कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड बन जाता है। ना ही जाने हाइड्रा ऑक्साइड आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, 1 मिनट चेक कर लेते हैं। तो हमने क्या किया था, हमने कैल्शियम ऑक्साइड लिया था, मतलब कि आबुझा चूना हमने लिया था, और आबुझा चूना उसमें हमने क्या कर दिया कि जल डाल दिया। आबुझे चूने को हम लोग क्या कहेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड कहेंगे, और बुझे हुए चूने को क्या कहेंगे, कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड कहेंगे। अभी भी हमें नहीं पता ये आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, मैं देखने गया, व्यवस्था कैमरे कितनी लाजवाब हो गई समझ में नहीं आ रहा। हम खुद वहां से लौट रहे और हमें खुद में दिख रहा कि इसमें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो ये कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड लिखा है, कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड लिखा है, ये आपका बुझा हुआ चूना है। क्या होता है इसमें जानते हैं कि अगर आप इसे टच करोगे, अगर आप इसे टच करोगे, अगर आप इस पात्र को टच करते हो, इस पात्र को टच करते हो, तो आपको यहाँ पर क्या नया लगेगा, आपको यहाँ पर क्या नया लगेगा, आपको यहाँ पे इसमें थोड़ी सी थोड़ी सी गर्मी लगेगी, आपको इसमें थोड़ी सी गर्मी लगेगी, ऊष्मा की आभास होगी, इसमें ऊष्मा की आभास होगी। आप इसको टच करोगे तो आपको गर्म लगेगा, आप इसको टच करोगे तो आपको गर्म लगेगा। तो मतलब क्या हुआ, ताप बदल चुका है, ताप, यहाँ पर ताप कुछ और था, अब यहाँ पर इसे टच कर रहा है तो ये गर्म लग रहा है, यहाँ पे ताप कुछ और था, अब इसे टच कर रहा है तो यहाँ पे गर्म लग रहा है। तो तापमान में क्या हो चुका है, परिवर्तन हो चुका है, तापमान में क्या हो चुका है, परिवर्तन, यहाँ पे तापमान में परिवर्तन हो चुका है, तापमान में परिवर्तन हो गया। हमारे पास आबुझा चूना था, उस आबुझे चूने में हमने जल को डाल दिया, जल डालते ही हमको क्या मिलता है कि हम अगर उसे टच करते हैं, उस बर्तन को, उस पात्र को टच करते तो उसमें थोड़ी सी गर्मी समझ में आती, ऊष्मा समझ में आती। तो क्या हुआ, यहाँ से यहाँ में क्या फर्क आया, यहाँ से यहाँ में क्या फर्क आया, फर्क इतना आया कि इसमें तापमान में बदलाव आ गया। अभी इसका जो टेम्परेचर है, इसका जो तापमान है, इसका जो तापमान है वो गर्म है, ये गर्म है, ये गर्म है, ये गर्म है। तापमान में परिवर्तन हो गया, यहाँ तापमान कुछ और था, यहाँ पे तापमान कुछ और, यहाँ पे तापमान कुछ और था, यहाँ पे तापमान कुछ और हो गया, तो हमको तापमान में परिवर्तन दिखाया। ये थी हमारी चौथी अभिक्रिया, ये थी हमारी चौथी अभिक्रिया। नेक्स्ट एक और वही लास्ट है, हमारे पास मोमबत्ती है, हमारे पास मोमबत्ती है, और उस मोमबत्ती को हमने क्या किया, उस मोमबत्ती को हमने क्या किया, उस मोमबत्ती को हमने जलाया। हम लोगों ने क्या किया, उस मोमबत्ती को जला दी, ऐसे करके ये जलने लगी, ये ऐसे करके जलने लगी। मोमबत्ती को जब हम लोगों ने जलाया, अभी मोमबत्ती किस रूप में है, मोमबत्ती अभी ठोस रूप में, अभी जो मोमबत्ती है वो ठोस रूप में। थोड़ी देर बाद आप क्या पाओगे, यहाँ पे थोड़ी देर बाद यहाँ पे क्या मिलेगा, जब थोड़ी देर बाद मोमबत्ती जलने लगेगी, थोड़ी सी जल चुकी होगी, तो क्या मिलेगा, ये मोमबत्ती जो है आपको कुछ ऐसी नजर आनी है, आपको कुछ मोमबत्ती ऐसी नजर आनी है, ये ऐसे 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 नजर आने लगेगी। तो हुआ क्या यहाँ पे हुआ क्या, जैसे ही मोमबत्ती जल रही है, जैसे जैसे ही मोमबत्ती जल रही है, तो मोमबत्ती में से कुछ ना कुछ तरल पदार्थ निकल रहा है, कुछ ना कुछ तरल पदार्थ निकल रहा है, उस तरल पदार्थ को हम लोग जल बोलते हैं, कि जल निकल रहा है, और शायद ये जल ही है, मैंने जैसा बनाया है, जल समझ के बनाया था। उसके बाद ऊपर कुछ उड़ जा रहा है, ऊपर कुछ उड़ जा रहा है, ऊपर कुछ उड़ जा रहा है, कौन उड़ जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड उड़ जा रहा है। तो जल मिला और हमको क्या मिला, कार्बन डाइऑक्साइड मिला। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एक गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है,
और जल क्या है, जल एक प्रकार का द्रव है। यहाँ पर क्या हुआ, ये भी एक प्रकार की अभिक्रिया ही है, ये भी एक प्रकार की अभिक्रिया ही है। और यहाँ पर हुआ क्या, हमारे पास कोई चीज ठोस में थी और बाद में वो चीज द्रव और गैस में बदल गई। ठोस में थी, बाद में वो चीज द्रव और किस में बदल गई, गैस में बदल गई। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन, ठोस में थी, द्रव और गैस में चली गई, तो अवस्था में परिवर्तन हुआ। अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन। ठीक है क्लास, हमको यहाँ पर 5 तरह की चीजें मिली। एक तो गैस का निर्माण, दूसरा क्या हुआ, अवक्षेप का बनना, तीसरा क्या हुआ, रंग में परिवर्तन, और चौथा क्या हुआ, तापमान में परिवर्तन। पांचवा क्या हुआ, अवस्था में परिवर्तन। पांचवा क्या हुआ, अवस्था में परिवर्तन। 5 प्रकार की अपक्रिया हम लोगों ने पढ़ी। हर प्रकार की अपक्रिया में कुछ और ही हो रहा है, हर प्रकार की अपक्रिया में कुछ और हो रहा है, कुछ और हो रहा है, कुछ और हो रहा है। पहली वाली अपक्रिया में देखें तो जिंक था, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ किया तो हाइड्रोजन गैस निकाल रहा है, गैस का निर्माण हो रही है। इस अपक्रिया में क्या था, बेरियम क्लोराइड लिए तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अवक्षेप बन गया बेरियम सल्फेट का, वो नीचे बैठ गया, अवक्षेप का निर्माण हो रहा है। तीसरी अपक्रिया देखे तो बैंगनी रंग का हमारे पास एक विलयन था और उस बैंगनी रंग ही गायब हो गया और वो कैसा हो गया, रंगीन हो गया। तो रंग में हमने देख लिया कि रंग में परिवर्तन हो रहा है। चौथी अपक्रिया हमने देखी तो हमको क्या मिलता है कि तापमान में परिवर्तन हो रहा है, तापमान में परिवर्तन हो रहा है। नेक्स्ट हमने देखी कि कोई ठोस था और वो ठोस धीरे से द्रव और गैस में बन जा रहा है, तो हमको क्या नजर आया कि अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। ठोस थी, ठोस अवस्था में, द्रव और गैस अवस्था में चली गई, अवस्था में परिवर्तन हुआ। ये सारी चीजें एक साथ किसी एक अपक्रिया में तो नहीं नजर आ सकती, ये सारी की सारी चीजें किसी एक अपक्रिया में एक साथ नजर आ जाएं, शायद ही नहीं, लेकिन अलग अलग अपक्रिया में तो नजर आ ही रही है। और यही सारी चीजें रासायनिक अपक्रिया के सबसे बड़े अभिलक्षण हैं। अगर किसी भी चीज में जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलाए जा रहे हो और आप देखो गैस का निर्माण हो गया है उसमें, या अवक्षेप बन गया है, या रंग में परिवर्तन हो चुका है, या फिर तापमान में परिवर्तन हो चुका है, या अवस्था में परिवर्तन हो चुका है, आप समझ जाइए वो रासायनिक अपक्रिया के अभिलक्षण हैं। ये सारी चीजें आप जब भी किसी भी 2 या 2 से अधिक चीजों के मिलने के बाद या ऐसे भी देख लें कि गैस का निर्माण हो रहा है, या अवक्षेप बन रहा है, रंग में परिवर्तन हो रहा है, तापमान में परिवर्तन हो रहा है, या फिर अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, वो रासायनिक अपक्रिया ही है। और यही रासायनिक अपक्रिया के सबसे बड़े गुण हैं। लिखने को अगर रासायनिक अपक्रिया के लक्षण लिखिए, रासायनिक अपक्रिया के गुण लिखिए, तो नंबर 1 गैस का निर्माण। कुछ रासायनिक अपक्रियाओं में गैस का निर्माण होता है, जैसे जब जिंक को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अपक्रिया कराई जाती है तो हमें H2 गैस प्राप्त होती है। नंबर 2 अवक्षेप का बनना। कुछ ऐसी अपक्रिया होती है जिनमें अवक्षेप का निर्माण होता है, जब बेरियम क्लोराइड की अपक्रिया तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से कराते हैं तो अवक्षेप प्राप्त होता है। नंबर 3 रंग में परिवर्तन। कुछ ऐसी अपक्रियाएं होती हैं जिनके होने पर उनके रंग में परिवर्तन हो जाता है, जैसे साइट्रिक अम्ल को पोटेशियम परमैंगनेट में जब विलयन में मिलाते हैं तो पोटेशियम परमैंगनेट का बैंगनी रंग गायब हो जाता है और वो रंगहीन बन जाता है। अब फिर बात आएगी नंबर 4 की। नंबर 4 तापमान में परिवर्तन। कुछ रासायनिक अपक्रियाएं ऐसी भी होती है जो तापमान में परिवर्तन करती है, जैसे जब अबुझे चूना मतलब कैल्शियम ऑक्साइड उसमें जल मिलाते हैं तो हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब कि बुझा चूना प्राप्त होता है और इसमें तापमान में परिवर्तन हो जाता है, इसे छूने पर गर्माहट महसूस होती है। और नंबर 5 है अवस्था में परिवर्तन। कुछ रासायनिक अपक्रियाएं ऐसी होती हैं जिनकी अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, जैसे मोमबत्ती को जलाने पर मोमबत्ती जो कि ठोस थी धीरे से द्रव और गैस में परिवर्तित हो जाती है, अवस्था में परिवर्तन। ठीक है दोस्तों, तो कल हमने
रासायनिक अभिक्रिया की छोटी छोटी परिभाषाएं पढ़ ली थी उससे संबंधित, और आज हमने रासायनिक अभिक्रिया के गुण पढ़ लिया। आशा करते हैं आप लोगों को क्लास समझ में आई होगी। बढ़िया से पढ़ाई कीजिए, बिंदास पढ़ाई कीजिए। हमें थोड़ा सा बोलने में दिक्कत है, हमें थोड़े से छानने पड़ते हैं। ध्यान लगा के मेहनत किया जाए, हम भी करें, आप लोग भी करें, खूब पढ़ाई की जाए, एकदम फुल पावर, पूरा कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ाई कीजिए, मन लगा दें, पूरा ध्यान लगा दीजिए, पूरा जोश लगा दीजिए, पूरी क्षमता जितनी पावर है आप में, और खूब मस्त रहिए, खूब पढ़िए, खूब बढ़िए। जय हिंद, नमस्कार।